तो अगला प्रश्न हमारा है कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो रसायन विज्ञान के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला है 2022 का, ये इन तीनों को मिला है। किसको मिला है? इन तीनों लोगों को, कैरोलिन बटोरजी, बैरी शार्पलेस और के मॉर्टन मेंडल, इन तीनों लोगों को दिया गया है। एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 ही लोगों को नोबेल पुरस्कार एक क्षेत्र में दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक तो आपने केमिस्ट्री देख लिया, दूसरा फिजिक्स, तीसरा मेडिसिन कह लीजिए, या फिर कई लोग इसको बायो कहते हैं, ठीक है, तो उस क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद 3 हो गए, चौथा आपका होता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक होता है। उसके बाद होता है शांति के क्षेत्र में, और अंतिम होता है साहित्य के क्षेत्र में, अंतिम साहित्य के क्षेत्र में। तो ये 6 क्षेत्रों में कुल मिला के दिया जाता है क्या? नोबेल पुरस्कार। अच्छा, इनमें से शांति को छोड़ के बाकी सारे जो हैं नोबेल पुरस्कार ये अलग जगह पे दिए जाते हैं, और शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये अलग जगह पे दिया जाता है। तो आपको इन तमाम प्रश्नों के आंसर जो हैं वो कमेंट सेक्शन में भर देने हैं पूरे, कि शांति का नोबेल पुरस्कार किस जगह पे दिया जाता है, बाकी सारे नोबेल पुरस्कार किस जगह पे दिए जाते हैं, और ये भी बताना है कि फिजिक्स में 2022 में किसको मिला, मतलब इन सब में 2022 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ये एकदम मतलब शानदार वाला करंट अफेयर है। यदि आपको याद होगा तो समझिए कि किसी भी एग्जाम में 1 नंबर आपका निश्चित है, ठीक है, क्योंकि पूछेगा ही पूछेगा। हर साल ये नए लोगों को दिया जाता है और हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस पूरे नोबेल पुरस्कारों के बारे में, अन्यथा मैं संडे को जो क्लास लूंगा उसमें तो बताऊंगा वहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहां रखी है? तो ये रखा उन्होंने भावनगर, गुजरात में। गुजरात का एक जिला है भावनगर, वहां पे उन्होंने सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी है। जेसी डेनियल अवार्ड 2020 से कैसे सम्मानित किया गया? जेसी डेनियल अवार्ड दिया गया है केपी कुमारन को, केपी कुमारन को दिया गया जेसी डेनियल अवार्ड। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो अंग्रेजों ने 1982-56 तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है, 1856 1892, 56 में भी नहीं होगा क्योंकि 1892 क्रांति, 1892 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1892 में अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से 1892 में प्रारंभ की थी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? देखिए, सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। 500 से अधिक 593 लगभग रियासतें थी, उनमें से सबसे बड़ी रियासत 563 थी, उनमें सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? ये हैदराबाद। अच्छा, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? इस हैदराबाद रियासत में जानते हैं लगभग 1.5 करोड़ लोग उस समय रहते थे, और सबसे छोटी रियासत का नाम आप हमें लिख के बताएंगे। उसमें मात्र 24 लोग रहते थे, पता है आपको? जो सबसे छोटी रियासत थी उसमें मात्र 24 लोग रहते थे, और सबसे बड़ी जो रियासत थी हैदराबाद, यहां पे लगभग 1.5 करोड़ लोग रहते थे उस समय, समझ गए। और दूसरी चीज है कि इन रियासतों को एक भारत में मिलाने के लिए सबसे अधिक किसी का हाथ था, तो सबसे बड़ा हाथ माना जाता है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। अच्छा, उनके एक सहयोगी थे मेनन साहब, उन्होंने भी काफी अच्छा साथ निभाया था इन सभी रियासतों को भारत में मिलाने में। संविधान सभा के खाली स्थान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। यह क्वेश्चन हमने कल ही डील किया था। एक कैबिनेट मिशन प्लान बना था, कौन बना था? कैबिनेट मिशन प्लान बना था 1946 में, उसके अंतर्गत ही भारतीय संविधान का निर्माण शुरू हुआ था। अच्छा, कैबिनेट मिशन प्लान जो बना, इसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है। उनके साथ साथ वो भी था जो एक आया था ना क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स भी इसमें शामिल था, ठीक है, उसका भी नाम आप याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन का वो भी हिस्सा था। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो देखिए, ये प्रश्न हम डेली एक देख रहे हैं सेट में, तो आपको ये सारा याद रखना चाहिए। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच आपको मिल जाएगा 17वीं समांतर रेखा। कौन सा? 17वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। 49वीं समांतर जो है ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। इसके किस बीच में? अमेरिका और कनाडा के बीच में आपको मिलेगा 49वीं समांतर। रेड क्लिफ लाइन, ये सबको पता होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे।
38वीं समांतर रेखा जो है, ये भी हमने पिछले दिन में आपको बताया था कि 38वीं समांतर किसके किसके बीच में मिल रही है। अच्छा, 38वीं समांतर उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया 38वीं समांतर होगा। 17वीं समांतर जो है ये वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में होता है। ठीक है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में ये होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सेशल्स द्वीप कहां स्थित है? सेशल्स द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। कहां स्थित है? हिंद महासागर में आपको सेशल्स द्वीप देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको भी याद रखेंगे। सेशल्स की राजधानी होती है विक्टोरिया। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया, और विक्टोरिया एक और देश की राजधानी है जिसके बारे में हमने पहले सेट में शायद बताया था कि विक्टोरिया किसकी राजधानी है। ठीक है, उस पर अभी चाइना ने अपना अधिग्रहण कर रखा है, तो आप उसका नाम जरूर लिखेंगे कि विक्टोरिया सेशल्स के अलावा और एक किस देश की राजधानी है। मतलब वही विक्टोरिया सेम नहीं, वहां पे एक अलग विक्टोरिया है और यहाँ पे एक अलग विक्टोरिया है, लेकिन दोनों की राजधानी विक्टोरिया ही है। तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है? अरे वही लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, जो जो करना है कर दो सर। ठीक, अच्छा लगे बस यही करना। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।